नमस्कार, मैं हूं भारत। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं मेरे खास कार्यक्रम में। बात तो सही है, लेकिन अगर बात की जाए तो चंबल की उस धाए धाए गोलियों के बीच और कहते हैं ना मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया और इनकी गूंज जब आवाज़ पहुंचती है गोलियों की धाए धाए की, लेकिन एक उसी छोटे से शहर में मुरैना में रहने वाला जब बच्चा एक संकल्प लेता है कि कुछ कर दिखाना है। हालांकि कहते हैं ना कि एक सनक थी, सनक सूर्या के साथ मिलने की, उसके साथ क्रिकेट खेलने की या फिर सचिन के साथ मौजूदगी होने की, लेकिन जीवन ने एक बदलाव लाया और सिविल सर्विस की तरफ बढ़े। लेकिन आज भी जो चौके छक्के वो मैदान में लगाने वाले थे, लेकिन वो अब अपराधियों को यहाँ पकड़ के और जनता को इंसाफ दिलाने में लगा रहे हैं। मेरे साथ आज मुरैना की धरती से मौजूद है सिविल सर्विस में, जिन्होंने मध्य प्रदेश में एक अलग भूमिका निभाई और एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, जहां वो अपने सह अधीनस्थों के साथ दोस्ती के रूप में नज़र आते हैं। ना वो अफसर है, लेकिन फिर भी अपराधियों के लिए वो एक बड़े और लीडर, एक ऐसे अधिकारी है जो सिर्फ विश्वास करते हैं कि जनता को कैसे इंसाफ मिल सके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच भरत भाई। सर, एक छोटी सी शुरुआत, वरना आप क्रिकेटर चाहते थे, चौके छक्कों की बारिश देखना चाहते थे, प्रेम इतना था क्रिकेट के से कि जहां आप कभी सचिन को पसंद करते हैं तो कभी आप सनक जयसूर्या को पसंद करते हैं, लेकिन अचानक ये मोड़ कैसे आया? देखिए, पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लगातार क्रिकेट खेलता रहता था और क्रिकेट में जब मुझे लगा कि अब क्रिकेट में कहीं मुझे परिणाम मिल नहीं रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और चूँकि घर की परिस्थिति ऐसी थी कि करियर बनाना ही था। चूँकि मेरी मदर पहले पीएससी की तैयारी करती थी जब मैं बहुत छोटा था, तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं वो एक माइंड में पड़ा हुआ था वो कि कहीं ना कहीं मुझे सिविल सर्विसेज में ट्राई करना चाहिए। और फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने सिविल सर्विसेज में ट्राई किया और थर्ड अटैम्प्ट में मैं सिलेक्ट हो गया। 16th रैंक आई तो मैं पुलिस ऑफिसर बन गया। पहले मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। क्रिकेटर मुझे, जैसा कि बताया आपने, सनत जयसूर्या, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ये कुछ ऐसे क्रिकेटर थे जो मुझे पसंद थे, तो मैं फॉलो करता था, कोशिश करता था, मेहनत करता था। लेकिन परिस्थितियाँ भी ऐसी बनी कि मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले कैरियर, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, बिलो मिडिल क्लास फैमिली होती है, सबसे पहले उनका टारगेट ये होता है किसी भी तरह से अपना कैरियर को अचीव करें, फिर वो जो लाइक करते हैं उसको अचीव करें। बट प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था और मैं सिलेक्ट हुआ, पुलिस ऑफिसर बन गया। और पुलिस में वैसे बहुत मैं सोचता था, मतलब पुलिस में मैं मैच नहीं करता था पुलिस से कि मैं पुलिस में भी जाऊंगा। लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं पुलिस में नहीं होता तो काफ़ी अधूरा होता, क्योंकि पुलिस में जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो प्लेटफॉर्म मिलता है आपको लोगों की सेवा करने के लिए, पब्लिक की हेल्प करने के लिए, क्योंकि भय सबसे बहुत खतरनाक होता है। अगर आप देखें, अगर 1 मिनट के लिए आपको भय दे दिया जाए, डर दे दिया जाए, तो आपके शरीर के कितना नर्वस हो जाते हैं आप बॉडी लैंग्वेज आपकी पूरी चेंज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप भय से लोगों को दूर करते हैं, लोगों के भय को दूर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पुलिस, और एडवेंचरस भी है, क्योंकि अलग अलग केस उनकी अलग अलग उनकी मिस्टीरियस केसेज होते हैं, तो आपको मज़ा आता है उनको सॉल्व करने में। अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। और फिर उसके बाद साइबर फ्रॉड का जब से ट्रेंड आया है, तो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है। बिल्कुल सर, नया टास्क हो जीवन का, वो मतलब उन लोगों से मिलते हैं, रूबरू होना पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, फिर आम पब्लिक हो, अपराधी हो, तमाम लोगों से टकराना होता है। लोग हज़ारों लोग अपनी फरियादें लेके आते हैं और अलग अलग तरीके का क्राइम लेकर आते हैं। लेकिन सर, जैसे कि आपने कहा कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, क्योंकि हालांकि उस समय इतनी स्किल भी नहीं थी। आप उस समय क्रिकेट को इतना बड़ा महत्व, अलग अलग प्लेटफॉर्म नहीं थे, लेकिन अब कई रणजी ट्रॉफियाँ खेली जाती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म खेली जाते हैं। लेकिन आपने जैसे ही कहा कि मैं शायद अधूरा होता। सर, जीवन का सफ़र तो आपका शुरू हुआ, आप कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई, फिर एक अचानक टर्न आता है, शादी का समय आता है, और शादी भी जब होती है तो वो भी सिविल सर्विस में होती है, जिससे काफ़ी, हालांकि एक दूसरे को समझा भी जाता है, लेकिन कहता है ना कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से ही होना चाहिए, तो क्या ऐसा है कि पुलिस की शादी पुलिस वालों से ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में एक प्रोफेशन में होती है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, लोग समझते हैं। बाकी तो मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये तो किस्मत की बात है, ये तो योग संयोग होते हैं कि आपकी शादी कहाँ होती है, तो योग संयोग से होता है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सेम प्रोफेशन में हो, बट सेम प्रोफेशन में होने से संभवतः एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स को समझते हैं, एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है।
सर ये तो सही है कि अंडरस्टैंडिंग को समझते, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, कहते हैं ना जन सेवा देशभक्ति के साथ साथ लोगों की समस्याओं को कैसे जल्द से जल्द हल किया जाता है, क्योंकि न्यायालय प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है, आप लोग भी एक मानव धर्म निभाते हुए हम देख रहे हैं कि कई बार ऐसे मैटर होते हैं जो मतलब एक ऐसे कारण होते हैं घर परिवार के हो या फिर महिलाओं संबंधित हो कि जो आसानी से निपट सकते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसा कि आपने बताया, आसानी से बिल्कुल जब आप समझते हैं प्रॉब्लम्स को, फेस करते हैं, समझते हो, निश्चित रूप से उसको बेहतर ढंग से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अपराधों की तो हम समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सर इन दिनों हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव है और अलग अलग वीडियोस वायरल हो रहे हैं और आप सबको सजगता दिखा रहे हैं कि डीपी लगाएं, और कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ में भी आपके वीडियोस नज़र आ रहे हैं इस बार। और ये सही भी है कि शायद आपकी और मध्य प्रदेश सरकार की और देश की सरकार ने जब इसको लिया कि एक सबसे बड़ा इन दिनों स्कैम हम कह सकते हैं, और हालांकि पहले के अपराधों में और अभी के अपराधों में बहुत फ़र्क है। और आपने मुरैना में उस समय जब डाकुओं का राज हुआ करता था, चंबल की घाटियों में, और अब तो अपराध डाकू वो लोग हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहा। देखिए, मैं जब था, मेरी पोस्टिंग हुई थी सेकंड पोस्टिंग थी अटेर में, भिंड, उस समय डकैत थे जी। उस समय फिर ग्वालियर में भी पोस्टिंग हुई, तब भी डकैत थे, वहाँ करेरा शिवपुरी में भी डकैत थे। तो जो इनिशियल फेज मेरी नौकरी का था उसमें डकैत काफ़ी थे। फिर मैं पहली पोस्टिंग मेरी CSP जब इंदौर में हुई थी, तब ये जो स्टेशिटर्स थे, गुंडे थे, तो उस समय गुंडा अभियान काफ़ी चला था, तो उस समय उन पर काम किया, फील्ड में काफ़ी काम किया। उनका जो जहाँ पर वो उनका क्रेज होता था, जहाँ पर उनका डर है, वहीं पर उनका एक तरीके से प्रोसेशन, एक तरीके से उनको वहीं पर घुमाया जाए। तो वो एक फेज़ था। फिर सेकंड फेज में मैं आया था एडिशनल SP क्राइम ब्रांच इंदौर, तो उस समय भू माफिया का काफ़ी ज़्यादा प्लॉट और कई लोग फरार थे, तो वो एक फेज़ था। इस फेज में मैं आया हूँ, चूँकि लगातार मेरे समय से भी हुआ था सर कम बैक, फिर वापस ऐसा कुछ एक वो चला था कि वापस कम बैक, अपराधियों में भय, फिर भूमाफिया, और फिर भूमाफिया, हाँ, और फिर भूमाफिया काफ़ी प्रभावी कार्रवाई भी हुई थी 2020 में। तो और उसके बाद फिर अब साइबर फ्रॉड, तो आप देखेंगे ट्रेंड भी क्राइम का चेंज हुआ है। पहले डकैत थे, उसके बाद जो कुछ दादा भाई और इस टाइप के गुंडों का क्रेज था वो सब खत्म हो गए। उसके बाद फिर भूमाफिया आए 2020 में, अब वो भी लगातार, हालांकि वो नए पुराने हटते हैं तो नए बनते चले जाते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा उसमें कमी आई है। और अब देखेंगे तो ट्रेंड्स क्राइम का अब साइबर फ्रॉड की तरफ ज़्यादा, साइबर क्राइम की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ है। तो सर अब ये क्या है, ये डकैत है, भूमाफिया तो हम नहीं कह सकते हैं, क्या आदतन है, क्या नाम देंगे, कौन लोग हैं ये जो पर्दे के पीछे? ये सबसे खतरनाक है जी, ये सबसे खतरनाक है। डकैत अगर किडनैपिंग करता था उस समय, तो 10 लाख रुपए मांगता था, वो व्यक्ति कहीं से करके दे देता था, उसकी कैपेसिटी होती थी। वो उठाते ही उस व्यक्ति को थे, किडनैपिंग करते थे कि जो पैसा देने में समर्थ होते थे। फिर अगर आप देखेंगे तो जो दुश्मनियाँ होती थी गुंडों में, वो भी आपस में ही एक दूसरे को ही मार देते थे। भूमाफिया थे, वो बेसिकली किसी की ज़मीन दबा ली तो वो फाइट कर रहा है। पर आप ये देखेंगे साइबर फ्रॉड में जीवन भर की गाड़ी कमाई, कोई डिजिटल अरेस्ट या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से पूरा वो एक झटके में आपकी साफ कर देते हैं। इवन आप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में तो कई ऐसे केसेज आए हैं जिसमें 1.5 से 2 करोड़ तो वो अपना पूरा उनको दे चुके हैं, और इसके अलावा बैंक से लोन लेके लोगों से उधार मांग के भी पैसे दिए और उनकी EMI बन गई। आप सोचिए, अगर एक महीने कोई व्यक्ति, 2 महीने अगर कोई व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट रहा हो तो उसके मेंटल, उसकी साइकोलॉजी में क्या फ़र्क पड़ा होगा। अभी कर्नाटक में एक केस हुआ, अभी मैंने पढ़ रहा था, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था 4 से 5 दिन पहले, कि उसमें पति पत्नी थे, 1 करोड़ से ऊपर का उन्होंने पैसा दे दिया था, डिजिटल अरेस्ट किया गया था, बहुत भयभीत हो गए थे, तो दोनों ने सुसाइड कर लिया। अभी अगर आपने देखा होगा, एक मऊगंज का भी मैंने पेपर में न्यूज़ में पढ़ा था, रीवा के मऊगंज में एक शिक्षिका थी जो डिजिटल अरेस्ट, जब उसको फ्रॉड हुआ उसके साथ, तो बहुत भयभीत हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि साइबर फ्रॉडस्टर सबसे खतरनाक है। डकैत को आप फिर भी अब आपको बताऊँ मैं क्यों खतरनाक है, इस बात से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कई डिजिटल अरेस्ट के केसेज में और कई इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के केसेज में, साइबर क्राइम के केसेज में, जो टेक्निकली जो हमने पाया है कि उनकी सबकी लिंक है कहीं लाओस, कंबोडिया, म्यांमार या हांगकांग है। तो आप सोचिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि
विदेश में जो पैसा बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर यूएसडीटी या बिटकॉइन में कन्वर्ट होकर बाहर चला गया है, उसको रिकवर करना इट्स अ बिग एंड ह्यूज चैलेंज। बिल्कुल सर, अभी कम्बोडिया में हाल ही में कुछ हिंदुस्तानियों को जॉब के लिए बुलाया भी था और फिर उनसे बिल्कुल इस ये तरह से साइबर फ्रॉड भी ऑल ओवर इंडिया में इस तरह के ट्रेवल्स एजेंट है जिन्होंने जॉब के नाम पर इनको भेजा और वो फिर साइबर स्लैब के रूप में काम कर रहे हैं। और स्पेशली जो म्यांमार है, कम्बोडिया है, म्यांमार और थाईलैंड का जो बॉर्डर है 400 किलोमीटर, जो मियावाड़ी, तो यहाँ से कई लोगों को रेस्क्यू भी किया है एमएचए ने। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इट्स बिगेस्ट चैलेंज। सर ये भी है कि मतलब इतना लंबा ट्रांजेक्शन है, हमने कुछ सुर्खियों में देखा था, पढ़ा था, आप लोगों को कुछ एक्सपर्ट से भी हमारी बात हुई कि जो भारत की जीडीपी है 7.1 उससे अधिक फ्रॉड है, उससे अधिक पैसा बाहर जा रहा है। 2024 में 2024 में अगर देखेंगे I4C के आंकड़ों के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 21,000 करोड़ रुपए के करीब इंडिया में साइबर फ्रॉडस्टर्स के साथ फ्रॉड हुआ है। तो इट्स अ बिग नंबर, इट्स अ बिग वॉल्यूम। तो लेकिन जब भी आप अपराधियों तक पहुंचते हैं, हालांकि वो कई लेयर में होते हुए जाता है पैसा, या कई लेयर होती है, मतलब कहते हैं ना कि परत दर परत खुलती जाती है और ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड में और लेकिन अब जब ये जो मेन इसके पीछे का पूरा स्कैंडल है वो शायद आज भी पर्दे के पीछे है। पर्दे के पीछे नहीं है, वो बाहर है जी। बेसिकली यहाँ के लोगों को यूज किया जाता है म्यूल अकाउंट्स के लिए। यहाँ के अकाउंट्स में पैसा लेते हैं, कुछ ऐसे एजेंट डेवलप किए हैं जो कि म्यूल अकाउंट बनवाते हैं किसी को भी, इनोसेंट को भी बातों में लेके कमीशन के लालच में। और टेलीग्राम जो चैनल है वो एक बड़ा हब बन चुका है इसका, जिसमें कि लगातार ग्रुप्स लगातार विज्ञापन आते हैं कि रेंट पर हमें अकाउंट चाहिए, कॉर्पोरेट अकाउंट चाहिए जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र हो सके। इसके अलावा कमीशन के आधार पर ये रेंट अकाउंट देते हैं और कमीशन के लालच में यहाँ के युवा होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं और जो कई लोग जानते भी नहीं हैं, गरीब होते हैं, हैंड टू माउथ लोग होते हैं, वो इनकी बातों में आ जाते हैं और अपना जो अकाउंट है अकाउंट खोल के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे देते हैं और वो उसमें से पैसा विड्रॉ करके बाइनेंस ऐप के जरिए उसको कहीं ना कहीं बाहर की कंट्री में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी कुछ ऐसे केसेज आए हैं अभी, हालांकि इंडिया में भी काफ़ी गैंग्स हैं, जबकि राजस्थान है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश है, इसमें आप हैदराबाद है, तेलंगाना है और यूपी में है आपका ये हरियाणा में जो मेवात का पूरा एरिया है। तो कहीं ना कहीं कई हॉट स्पॉट्स है, लगभग 45 के करीब हॉट स्पॉट्स है ऑल ओवर इंडिया में। पर जहाँ तक मैं मानता हूँ अब तो लगभग हर स्टेट में कहीं ना कहीं इनका नेटवर्क फैलता जा रहा है। सर लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हर किसी को हम एक आइडल मानते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, पुलिस विभाग में हो, क्रिकेटर हो। आप भी किसी से मोटिव होकर के क्रिकेट में जाना चाहते हैं सचिन तेंदुलकर से। लेकिन आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं, अपनी कॉमेडी के लिए पसंद करते हैं या कुछ अच्छी बातों, लेकिन वो लोग जब इसी अपराध को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी अनलीगल वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से लोग, चाहे वो गेमिंग ऐप में हो या फिर किसी भी तरह से फंसते हैं, वो लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं। ये कितना गंभीर है, क्योंकि हम तो उससे, ये बड़ी गंभीर समस्या है। इससे मेरे, अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक वीडियो भी इसमें बनाया था। इसमें बेसिकली ये इन्फ्लुएंसर्स, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप और बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं बल्कि फिल्म स्टार्स भी हैं जो इनको ऑनलाइन गेमिंग ऐप और बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। जबकि ये जो बैटिंग ऐप है ये टोटली यहाँ पर इलीगल है इंडिया में और इनको कहीं ना कहीं प्रमोट करने से ये सब इनमें इंडियन गवर्नमेंट भी, इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसमें काम कर रही हैं। कौन कौन लोग हैं इनको बड़ा आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ देखने को मिलेगी। सर लेकिन जैसे कि आपने कहा कि एक बड़ा हम सुनते हैं और समझ रहे हैं, कई जब भी फ्रॉड का जो शिकार होते हैं ना वो लोग काफ़ी बुद्धिजीवी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, रिटायर हुए होते हैं, अच्छे अच्छे पदों से रिटायर हुए होते हैं। और हालांकि कई लोग अपनी जानकारी गोपनीय रखना चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी भी तरह के शिकार हुआ, लेकिन ऐसा क्यों ये टारगेटेड वो लोग हो रहे हैं जो काफ़ी बुद्धिजीवी है और एजुकेटेड है? देखिए मैं आपको बताऊंगा, कोई व्यक्ति एजुकेटेड है और अवेयर नहीं है तो उसके साथ फ्रॉड होगा, और अगर कोई व्यक्ति अनएजुकेटेड है लेकिन अवेयर है तो उसके साथ फ्रॉड नहीं होगा। इस पूरे साइबर फ्रॉड में अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट। एजुकेटेड होना और अवेयर होना दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। यू मे बी एजुकेटेड बट यू मे नॉट बी अवेयर, तो यू आर द सॉफ्ट टारगेट ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। तो अवेयर होना बेहद जरूरी है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा सभी व्यूअर्स से कि आपको जागरूक रहना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास ही कहीं पड़ोस में या रिश्तेदार या कोई फ्रेंड परिचित कोई ना कोई कभी ना कभी किसी साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ है।
तो और आप भी शिकार हो सकते हैं। तो इसमें बेहतर ये है कि हम उसके लिए जागरूक रहें। साइबर फ्रॉड के लिए हमें जो जागरूकता की जो जितने भी कैंपेनिंग चलाई जा रही है उसका पार्ट बने, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इसको लगातार वाइड कवरेज दे रही है इन साइबर फ्रॉड को, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके। तो आप इनको भी अगर समय देंगे, लोगों की जो पेपर पढ़ने की, जो न्यूज़पेपर पढ़ने की टेंडेंसी कम हुई है और जो न्यूज़ चैनल को देखने की टेंडेंसी कम हुई है, कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पर लगातार इंटरटेनिंग कंटेंट्स देखते रहते हैं, और इतना देखते हैं कि वो अब जो रियलिस्टिक कंटेंट है, जो रियलिस्टिक कंटेंट जो चैनलों के माध्यम से दिखाया जाता है, जो न्यूज़, कहीं ना कहीं एज ए विजिलेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे आसपास समाज में क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, और आपने एक अभियान भी शुरू किया था पिछले मंथ, जो है वो अभियान शुरू हो गया था मध्य प्रदेश सरकार ने PHQ से, वहाँ से वो शुरू किया गया था और काफ़ी उसमें बढ़ावा भी मिला है उस अभियान को लेकर। आप भी लगातार हम देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस में आप पहुँच रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच पहुँच रहे हैं, और निरंतर जो है साइबर फ्रॉड से लेकर के जब भी वो नए स्टूडेंट्स आपसे पूछते हैं उसका आप जवाब देते हैं कि क्या साइबर फ्रॉड है, कैसे साइबर। तो अब तक ऐसे कितने कॉलेज स्कूल है सर जिसमें आप मतलब बच्चों से मिल चुके हैं? मैं 550 से ज़्यादा सेशंस और सेमिनार्स, पॉडकास्ट और ये सेशंस कर चुका हूँ मैं, और ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक मूवमेंट है, अभियान नहीं, मेरे लिए ये मूवमेंट है, मुझे लगातार करना है। डेली कभी अर्ली इन द मॉर्निंग, कभी लेट इवनिंग में मैं जाकर कहीं ना कहीं किसी स्कूल से कॉलेज या कोचिंग या किसी हॉस्टल या किसी चौराहे पर पैम्पलेट्स बांटता हूँ। और चूँकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि अवेयरनेस के अलावा अभी फ़िलहाल ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी इफेक्टिव मैकेनिज्म या इफेक्टिव टूल नहीं है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। दिस इज़ द बिगेस्ट वे, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में हम लोगों ने काफ़ी काम किया और ऑल ओवर इंडिया में लगभग 30 से अधिक आरोपियों को उठाया। लेकिन जब पता चला कि बाइनेंस ऐप के जरिए ये पैसा ट्रांसफ़र बाहर हो गया है, अब इसको रिकवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तब फिर वापस मैं उसी प्रैक्टिस पे आया हूँ कि हम ये केसेस तो कर ही रहे हैं, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, बट सबसे जो इफेक्टिव टूल है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज ओनली अवेयरनेस। कुछ ऐसा हुआ सर, इसके कोई ऐसा किस्सा है कि मतलब आपकी बात किसी तक पहुंची और फिर वो आपको आके कई किस्से हैं, क्योंकि कोचिंग वाले स्टूडेंट्स स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। तो कई बार मैं स्कूल में जाता हूँ कि सर आप हमारी कोचिंग में आए थे, मेरे पास एक कॉल आया था और सर आपने वो मुझे बताया था कोचिंग में, तो जब आप आए थे कोचिंग में तो कॉल आया था, तो मैं समझ गया कि ये फ्रॉड है। कल ही मेरा जो LN में मेरा सेशन था 550th, तो मैं फर्स्ट सेशन करके गया, सेकंड हाफ में फिर एक सेशन होता 12th क्लास के लिए। तो इन बिटवीन दैट एक सर का फ़ोन आया कि मेरी सिस्टर को सर वो एक फ़ोन आ रहा है, कुछ पैसा उनके अकाउंट में आ गया है और अब वो कह रहे हैं कि पैसा वापस करो। तो पूना में थी वो, तो मैंने तुरंत उनसे बोला कि मुझसे बात करें। मैंने बात की। वो जंप डिपॉजिट स्कैम होता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसा भेज देंगे और फिर बोलेंगे कि आप गलती से एक डिजिट चेंज हो गई है तो वो पैसा आपके अकाउंट में चला गया, तो कृपया करके आप कृपया करके चेक करके और मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दें। फिर जैसे ही आप अपने UPI पिन डालेंगे अकाउंट को स्टेटमेंट चेक करने के लिए, अकाउंट को चेक करने के लिए, तभी ऑलरेडी वो पेमेंट रिक्वेस्ट पहले से ही दिए हुए होते हैं। पेमेंट रिक्वेस्ट जैसे ही आप UPI पिन डालेंगे दन से आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो इट्स अ जंप डिपॉजिट स्कैम। तो कल ही दिन में यह हुआ और कल ही शाम को सेकंड सेशन में सर बता रहे थे कि सर वो फिर उसके साथ फ्रॉड होने से बच गया। तो ये तो अवेयरनेस है। मैं मानता हूँ ऐसे कई केसेज हैं जिसमें कि लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। कई लोग आके मुझे बताया कि सर आपकी वजह से मैं बच गया, मैं पैसे डालने वाला था पर मुझे ध्यान आ गया, या मेरे घर में किसी के साथ हुआ वो पैसे ट्रांसफर करने वाला, तब मुझे जब मुझसे पूछा तब फिर मैंने बताया क्योंकि आपने ऐसा बताया। देखिए अवेयरनेस इज ए स्लो एंड स्टडी प्रोसेस बट हैव ए डीप इम्पैक्ट। क्या लगता है सर, मतलब कितना सुकून मिलता है? क्या मैं उस अभियान में सही हूँ? एक्चुअली में देखिए आप समझिए, अगर मैं कोई एक काम करता हूँ, अवेयरनेस एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है लेकिन एक मास को अफेक्ट करता है। आज अगर मैं 200 लोगों को 250 लोगों के बीच जाकर उनको अगर मैं अवेयर कर रहा हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में, केस स्टडी बता रहा हूँ, ये 250 लोग कम से कम अपने घरों में बताएंगे तो 1000 लोगों को किया। अगर कोई रील अगर आप देखेंगे मेरी सोशल मीडिया पे, एक रील तो 1 करोड़ से ऊपर गई है और कई रील इसमें 1 मिलियन प्लस गई हैं, 2 मिलियंस गई हैं। तो ये वो लोग हैं जो उससे अवेयर हुए हैं, उन्होंने उस रील को देखा है। जब देखा है तो कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा ही होगा, कुछ देखा होगा, तो कुछ ना कुछ अवेयरनेस हुई होगी जो उनके रियल टाइम में काम आएगी। कितना मतलब कैसे देखना, अभी कितने तरह के स्कैम चल रहे हैं और अभी ट्रेंडिंग में क्या है जिससे लोगों को बचना चाहिए? देखिए ट्रेंडिंग में अभी एक तो है जो सबसे मेन ट्रेंडिंग में है और सबसे ज़्यादा पैसा उसमें जा रहा है, दैट इज पिग ब्यूचरिंग स्कैम, पिग स्लॉटरिंग स्कैम। इसमें शिकार किया जाता है, ब्यूचरिंग स्कैम मतलब स्लॉटर कर दिया जाए। इट इज सम काइंड ऑफ, ये बड़ा नया टाइप का स्कैम है। इट इज सम काइंड ऑफ मिक्सअप ऑफ रोमांस स्कैम और इन्वेस्टमेंट स्कैम और क्रिप्टो करेंसी स्कैम। इट इज ए मिक्स ऑफ ऑल दीज थ्री।
इसमें शुरू में आपको ट्रस्ट भावनात्मक आपसे जुड़ते हैं, वो रोमांस के लिए भी जुड़ते हैं या वैसे फ्रेंड के रूप में जुड़ते हैं और आपसे पहले ट्रस्ट करते हैं, पहले पैसा नहीं लेते, पहले ट्रस्ट लेते हैं, आपका विश्वास लेते हैं, फिर धीमे धीमे आपको स्लॉट करते हैं, ब्यूचरिंग जैसे होता है ना, पिग ब्यूचरिंग, तो उस तरह से आपको ब्यूचर करते हैं। सो दिस इज पिग ब्यूचरिंग स्कैम जो है, पिग स्लॉटरिंग स्कैम, ये लेटेस्ट ट्रेंड में है। एक जंप डिपॉजिट स्कैम जैसा कि मैंने बताया, वो लेटेस्ट ट्रेंड में है। वो आपके अकाउंट में पैसा भेज देंगे, फिर बोलेंगे गलती से चला गया है, और जैसे ही आप, जैसा कि मैंने बताया, आप अपना यूपीआई पिन डालेंगे, पट से पेमेंट रिक्वेस्ट पहले से ही भेजे होती है, तो जैसे ही आपने पिन डाली, पट से आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो ये इस तरह के स्कैम्स हैं जो नई ट्रेंडिंग में। एक कॉल मर्जिंग स्कैम है कि आपके किसी दोस्त का नाम लेके आपसे बात करेंगे अननोन नंबर से, फिर बोलेंगे आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है, वो भी अननोन नंबर से होगा। जैसे ही आप उस कॉल को मर्ज करेंगे, आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा, क्योंकि वो कॉल बेसिकली वो आपके दोस्त का नहीं होता है, बल्कि वो ओटीपी बताने के लिए बैंक से होता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स, तो जो नई नई चीज़ें भी आ रही हैं। डिजिटल अरेस्ट जरूर एक और नया ट्रेंड, एक नया स्कैम है, जिसमें कि लोगों को फ़ोन करके बोला जाता है कि हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड साइबर क्राइम से बोल रहे हैं, आपकी आईपी वही है, आप कुछ इस तरह ऑब्सीन मटेरियल देख रहे हैं, आप इंटरनेट पर आप पोर्न देख रहे हैं, एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं, और आपके खिलाफ एफआईआर होने वाली है, आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा, और इस तरह से उनको डराते हैं और उनको फाइन और पैसा ले लेते हैं। सर ये तो हो गया कि चलिए अब जागरूक किया कि इस तरह के फ्रॉड है, लेकिन मान लीजिए कोई अगर रिसेंटली शिकार होता है तो पुलिस का एक इनिशिएटिव होता है कि किस तरह से काम करें, कैसे फरियादी वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि कई बार पुलिस से भी डर लगता है कि वाकई क्या मैं जिससे बात कर रहा था वो पुलिस है, या चलो उससे जब पता था कि फ्रॉड हो गया है तो उसके बाद आप कैसे शायद। सबसे पहले तो जागरूक रहे जिससे फ्रॉड ना हो पाए। अगर फिर फ्रॉड हो जाता है तो फिर डैमेज को मिनिमाइज किया जाए। तो जिस तरह से एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट एड हम क्या करते हैं, कुछ पट्टी बांध लेते हैं हॉस्पिटल तक, ठीक उसी प्रकार जो फर्स्ट एड है दैट इज 1930। जैसे ही फ्रॉड होता है तत्काल आप 1930 पर कॉल करें, 1930 पर तत्काल कॉल करें। आप जैसे ही कॉल करेंगे, जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है और आपने कॉल कर दिया, तो अगले आधे घंटे के अंदर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होकर वो सारे बैंक अकाउंट होल्ड और फ्री हो जाएंगे जिनमें आपका पैसा गया है। तो समय पे अगर वो ब्लॉक हो गए तो पैसा वापस होने की संभावना बनी रहती है। 2024 में क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा 14 करोड़ 20 लाख रुपए लोगों के वापस कराए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो पहला घंटा है वो सबसे गोल्डन टाइम होता है। तो आप जैसे ही फ्रॉड होता है आप तत्काल उसकी रिपोर्टिंग करें, आप घबराएं नहीं, ये ना सोचें लोग क्या कहेंगे, आसपास क्या डिफेम होंगे। ये डिफेमेशन नहीं होता है, बल्कि अगर आप देखेंगे मन की बात में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे वो लोग जागरूक हों और उनके साथ भी ये फ्रॉड ना हो पाए। 4 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने जी बिल्कुल, तो बिल्कुल स्पीच दी थी जब डिजिटल अरेस्ट काफ़ी ज़्यादा उफान पे था, काफ़ी हाइट पर था, और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट में लगातार कमी आई है। आप खुद इंदौर में ही देख लेंगे तो लास्ट ईयर हमारे यहाँ 78 से ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट केस आए थे। 1 जनवरी से अभी तक 31 मार्च, मतलब अप्रैल में अपन है, 31 मार्च तक सिंगल केस डिजिटल अरेस्ट का नहीं आया। बाकी सर आपकी इसके लिए तो सराहना हम करते हैं, और वाकई देखिए जागरूकता काफ़ी ज़रूरी है। आज हम जिस तरह की चर्चाएं कर रहे थे, ये सिर्फ हमारा उद्देश्य था कि आप तक वो जानकारियाँ पहुँचे, अपराध को कैसे बचा जाए, क्योंकि अब हम एक वर्चुअल दुनिया में हैं, हम आसानी से हर चीज़ को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, हम एंड्रॉयड के ज़माने में जी रहे हैं, हम एआई के ज़माने में जी रहे हैं। लेकिन ये जितना आपके लिए सरल और सहज है अपनी ज़िंदगी में आपके काम को आसान करने के लिए, लेकिन उतना घातक भी है। आपको उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। और जिस तरह से हमने चर्चाएँ की चंबल की घाटी से तो मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहर इंदौर के अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जगहों पर रहने के बाद जब अपनी सिविल सर्विस के साथ साथ ये हम कह सकते हैं कि जन सेवा भी है, क्योंकि जागरूक करना भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है सर उठाने के लिए। क्योंकि जब भी किसी अभियान की शुरुआत होती है, हम देखते हैं चाहे वो पॉलिटिशियन करे या फिर कोई अन्य विभाग करे या पुलिस करे, तो उसकी एक समय सीमा होती है। लेकिन हम देख रहे हैं आप निरंतर 550 एक बड़ा अब हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है इतने सारे सेमिनार लेना, और इस अभियान को लगातार आपने कहा, जैसे कहा कि मैं इसे निरंतर जारी रखूँगा जब तक मैं लोगों को जागरूक ना कर सकूं। तो बाकी आप जागरूक रहे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो आपने दर्शकों को। तो दर्शकों, हम इसी तरह आपको हर एक प्रोग्राम में किसी न किसी शख्सियत से मिलाते हैं, और जब शख्सियत से मिलाते हैं तो उनसे रूबरू होते हैं, उनके जीवन काल से लेकर उन्होंने क्या उपलब्धि की, कहाँ पर वो क्या बनना चाहते थे, क्या वो बने, किस तरह उन्होंने एक फाइट की, चाहे वो सिविल सर्विस में हो या जितनी भी है। हम लगातार ऐसी ही शख्सियतों से आपको आगे भी रूबरू कराते रहे। लेकिन
सतर्क रहें, जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करें। धन्यवाद।